हेलो स्टूडेंट्स, हमारी लास्ट कुछ वीडियोस में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस स्टार्ट करने से पहले आपको दो बातों का पता होना चाहिए कि जो सब्सटेंसेज होते हैं उनको मेनली हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जैसा कि आपने फिजिक्स में भी किया होगा। और वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं सब्सटेंसेज के? इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। ठीक है, इन दो पार्ट्स में हमने लगभग सारे सब्सटेंसेज को डिवाइड किया हुआ है। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। ठीक है, अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें इंसुलेटर की, तो जैसे कॉपर है, सिल्वर है, ये सब क्या है? कंडक्टर्स हैं। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स आर द सब्सटेंसेज विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी और करंट टू पास थ्रू देम। जैसे वुड है, ग्लास है, पेपर है, ये सब क्या है? ये सब इंसुलेटर्स हैं। ठीक है, या बहुत लोअर क्लासेस इनके बारे में आप डिस्कस करते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या है, तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस से स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं विच डिसोसिएट इनटू आयंस इन द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन में अब अगर आप उनको डिसोसिएट करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे मैं बात कर रही हूँ NaCl की, तो जब मैं इसको किसी भी सॉल्यूशन में हम इसको डिसोल्व करते हैं, किसी भी सॉल्वेंट में आप इसको डिसोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बना देगा। तो विच डिसोसिएट इन द सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस आयंस, उनको आप कहते हो इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो जाएंगे? विच डू नॉट प्रोड्यूस आयंस इन द सॉल्यूशन। जैसे शुगर है, शुगर को अगर आप डिसोल्व करोगे किसी भी सॉल्यूशन में तो वो आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, जब इनका सॉल्यूशन बनाते हैं तो इनका सॉल्यूशन क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। और वो इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से होती है? आयंस की वजह से। तो जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ आयंस, तो उसको आप कहते हो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को आप कैसे डिफाइन करोगे? द सब्सटेंसेज विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इन देयर मोल्टन स्टेट और इन एक्वस फॉर्म are called electrolytes, and the conductance because of ions is called electrolytic conductance. ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो जाएंगे? द सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ये ध्यान रखिए, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये सिर्फ सॉल्यूशन में, यानी कि जब आप इनको किसी भी सॉल्यूशन में डिसोल्व करोगे तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। इसका रीजन ये है कि आयंस तभी बनते हैं जब आप इनको किसी सॉल्यूशन में डिसोल्व कर देते हो, या फिर मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास होगी इनमें से। अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। जबकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो किसी भी स्टेट में, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो मोल्टन हो, चाहे वो एक्वस हो, किसी भी स्टेट में आयंस नहीं प्रोड्यूस करते, इसलिए वो किसी भी स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी उनमें से पास नहीं होगी। एक टाइप से इंसुलेटर ही हो जाते हैं वो। ठीक है, तो ये तो थी इनकी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इसको हमने मेनली दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और सेकेंड है वीक इलेक्ट्रोलाइट। हम यहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस ही हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो जाएंगे? विच डिसोसिएट कंप्लीटली इन द सॉल्यूशन, यानी कि जितना अमाउंट आपने इनका लिया है वो सारा अमाउंट डिसोसिएट होकर आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। वो क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे हमने NaCl का एग्जाम्पल लिया। NaCl क्या है? NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। KCl ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। NaOH, HCl, ये सब क्या है? ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, HCl ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल हैं। वहीं अगर मैं बात करूं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो जाएंगे? दो सब्सटेंसेज विच डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इन द सॉल्यूशन। कुछ अमाउंट इनका डिसोसिएट होगा लेकिन ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे। वो सब क्या हो जाएंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएंगे। जैसे एसिटिक एसिड, जो बहुत कॉमन इसका यूज होता है वो है एसिटिक एसिड। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये सब क्या है? ये सब वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल्स हैं। तो आई थिंक इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस ये आपको अब समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं वो फैक्टर्स जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर है वो है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट
अभी जैसे हमने बताया इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज होंगे और क्या करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ आयंस वो प्रोड्यूस करेंगे। जितने ज्यादा आयंस का नंबर होगा कंडक्टेंस या करंट उतना ही ज्यादा होगा। तो इट मीन्स अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट आपका वीक है तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस लेस होगा, क्योंकि इनडायरेक्टली नंबर ऑफ आयंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्यूशन में ज्यादा आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड जो फैक्टर है हमारा वो है विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। विस्कोसिटी आपको पता है, ये आपने 11th क्लास में पढ़ी है। अगर विस्कोसिटी सॉल्वेंट की ज्यादा है, विस्कोसिटी ज्यादा है इट मीन्स सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, वो स्ट्रांगली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड है। और अगर अट्रैक्शन उनके बीच में ज्यादा होगी तो जो आयंस हैं उनका मूवमेंट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो इट मीन्स अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बनाने के लिए जो सॉल्वेंट लिया है उसकी विस्कोसिटी हाई है तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस आपका क्या होगा, लेस होगा। थर्ड फैक्टर है आपका नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे कैसे डिपेंड करता है ये, देखो इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पोलर सब्सटेंसेज होते हैं और अगर आपने जो सॉल्वेंट लिया है वो भी पोलर है तो इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें क्या होंगे, ज्यादा आयनाइज होंगे, मोर आयनाइज होंगे उसके अंदर। और अगर मोर आयनाइज होंगे तो उसका कंडक्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इट मीन्स पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस हाई होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस लेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। आपको पता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ये जो आयंस थे इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड है टेम्परेचर इंक्रीज होने से वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे आयंस के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड ब्रेक होगा तो इट मीन्स ज्यादा आयंस वहां पे क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। और अगर आयंस ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस हाई होगा। ठीक है, तो इट मीन्स विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इंक्रीजेस बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस डिक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है आपका कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इस कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा, अगर आपका जो सॉल्यूशन है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा तो इट मीन्स उसके अंदर पार्टिकल्स क्या हैं, ज्यादा हैं इसके। और पार्टिकल्स अगर ज्यादा हैं तो इट मीन्स उनका मूवमेंट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। देखिए जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं हम सॉल्वेंट का अमाउंट इंक्रीज करते हैं तो सॉल्वेंट का अमाउंट इंक्रीज करने से क्या हो जाता है, जो इलेक्ट्रोलाइट आपने ऐड किया है उनके पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होने लगता है, उसके आयंस के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होने लगता है। अगर वो डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो उनका मूवमेंट फ्री हो जाएगा, इजिली वो मूव कर पाएंगे। और अगर मूव कर पाएंगे तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इट मीन्स अगर सोल्यूशन आपका कंसंट्रेटेड है तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस लेस होगा, लेकिन अगर सोल्यूशन आपका डायलूटेड है तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस आपका हाई होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक टर्म्स हैं, कुछ लॉज हैं जो आप बहुत लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, आप सबको आते होंगे। जिसमें फर्स्ट है आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इट मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो हम हमेशा क्या लगाते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं। आर यहाँ पे क्या है, आर यहाँ पे है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसको आप कहते हो रेजिस्टेंस। आई यहाँ पे करंट है, वी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अगर अब इस रेजिस्टेंस को चलिए रेजिस्टेंस को डिफाइन करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से देखिए अगर आपको आई कैलकुलेट करना है तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया V/R। V था आपका IR, आई आ जाएगा V/R। यहाँ से आपको पता है अगर V आपका कांस्टेंट हो तो I जो है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स रेजिस्टेंस जितना हाई होगा करंट उतना ही क्या होगा, लेस होगा सर्किट के अंदर जो फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अब इस रेजिस्टेंस को जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे है इसको अगर डिफाइन करें हम तो हम कैसे डिफाइन करेंगे रेजिस्टेंस को, द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, R है आपका रेजिस्टेंस और इसकी डेफिनेशन द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ
करंट इन ए सर्किट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसकी एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ये भी आप बहुत लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। इसकी एसआई यूनिट होती है ओम, जिसके लिए सिंबल है इस तरह से हम ड्रॉ करके बताते हैं ओम, इसकी एसआई यूनिट होती है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें फैक्टर्स जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा और फिजिक्स में तो आप हो सकता है अब भी कर रहे हो। तो जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंडक्टर की लेंथ के। एल यहाँ पे क्या है, एल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है कंडक्टर की लेंथ को, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके एरिया के, कितना थिक है वो। ए यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ कंडक्टर, जो वायर आपने लिया है उस वायर का एरिया। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो क्या बनेगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। ठीक है, अब इस सेम उसी तरह से साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम हटाएंगे, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम हटाएंगे तो क्या आता है, सेम आएगा आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दैट इज रो, और इसको आप कहते हो रेजिस्टिविटी। दिस इज द रेजिस्टिविटी रो। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी को अगर डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए अगर मैंने यहाँ पे जो वायर लिया है उसकी लेंथ में 1 मीटर लूं, एरिया जो ले रही हूं वो मैं 1 मीटर स्क्वायर लूं, तो और ये वैल्यू मैं इसमें पुट करूं, अगर एल भी 1 है ए भी 1 है तो आर आपका किसके इक्वल हो जाएगा, आर इक्वल हो जाएगा रो के। तो रेजिस्टिविटी को आप डिफाइन कर सकते हो यहां से, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। किस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, हुज लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये डिफाइन किया है हमने रेजिस्टिविटी को। अब अगर रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट हमें निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसी इक्वेशन से देखिए यहां से रो किसके इक्वल होगा, आर इंटू ए अपॉन एल। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट हमने बताई है अभी ओम, एरिया की हमने बताई है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की मीटर। तो यहां से इसकी यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर। ठीक है, तो ओम मीटर क्या है, रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट है। ओके, अब नेक्स्ट टर्म आती है हमारी कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, कंडक्टेंस इज द ईज विद विच करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, कि कितना इजीली किसी में से भी करंट फ्लो कर सकता है उसको कहते हो आप कंडक्टेंस। तो अगर इजीली करंट फ्लो करना है तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। इसको रिप्रेजेंट करते हो आप कैपिटल जी से, और इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन आर। मीन्स कंडक्टेंस इज द ईज विद विच अ करंट कैन फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है, 1 अपॉन आर। अब देखो आर का रेसिप्रोकल है ये, तो यहाँ पे इसकी एसआई यूनिट भी क्या होगी, आर की रेसिप्रोकल होगी। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, आर की रेसिप्रोकल ओम इनवर्स, या ओम इनवर्स, या इसको आप कह सकते हो महो, MHO। ठीक है, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ओम इनवर्स। ठीक है, ये है इसकी एसआई यूनिट। या इसकी एक एसआई यूनिट और बताई गई जो ओम इनवर्स है, इसको हम कंसीडर करते हैं ये 1 साइमन के इक्वल होता है, जिसको आप लिखते हैं 1 कैपिटल एस लिख देंगे, वो साइमन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो साइमन भी क्या है, कंडक्टेंस की एसआई यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आती है आपकी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे, देखो जो कंडक्टिविटी होती है ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कापा से, इस टाइप से कापा, और ये क्या होती है, ये होती है रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। तो यहां से आपको इतना तो पता चल गया, अगर रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है तो इट मीन्स इसकी एसआई यूनिट तो क्या होगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, क्योंकि रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट थी ओम मीटर, और ओम इनवर्स को अभी हमने बताया क्या लिखते हैं, साइमन। तो यानी कि इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी साइमन मीटर इनवर्स, ये तो हो जाएगी इसकी एसआई यूनिट। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखो मैं रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पुट कर देती हूँ यहाँ पे। रेजिस्टिविटी थी आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल, और ये जो 1 अपॉन आर था ये क्या था, अभी हमने किया है, ये था जी एल अपॉन ए। तो सेम उसी तरह से अगर लेंथ कंडक्टर की 1 मीटर है, एरिया क्या है 1 मीटर स्क्वायर है, तो जी किसके इक्वल हो जाएगा, कापा के।
तो यानी कि आप कह सकते हो कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हुज लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी एसआई यूनिट है, ये इसके लिए फॉर्मूला है। अब इन फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना है, कहां पे कुछ भी दे करके आपसे ये कैलकुलेशन करवा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोलर कंडक्टेंस, जिसको आप मोलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं, और मोलर कंडक्टिविटी। इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? तो मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन। जब आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल को, देखो नाम से पता चल रहा है मोलर, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को आप सॉल्यूशन में डिसॉल्व करोगे तो वो जितने आयन प्रोड्यूस करेगा उन आयंस की कंडक्टिंग पावर को आप क्या कहते हो? मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, और इसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन है वो है लैम्डा, ये होता है लैम्डा, और यहाँ पे हम एम लिख देते हैं तो ये बन जाएगा मोलर कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टिविटी। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कापा। कापा था आपका कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, ये है मोलर तो यहाँ पे ये आपको पता है मोलर कंडक्टेंस, सी है कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर में जो हमें गिवन होगी इसको आप मोलैरिटी भी कह सकते हैं क्योंकि मोल पर लीटर में होगी। कापा कंडक्टेंस, सॉरी कंडक्टिविटी यहाँ पे है, ये मैं आपको पीछे बताना भूल गई। कापा इसको आप कंडक्टिविटी बोलते हो या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हो, ये ध्यान रखना आप। कापा आपका होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सेम उसी तरह से जो रो आपका होता है जिसको हम रजिस्टिविटी बोल रहे थे वो उसको आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हो। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं जो मैं आपको पीछे बताना भूल गई थी। अच्छा, अब इसके ऊपर आते हैं मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला, यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर दिया है। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो होगी साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट आता है आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी आप इसको बोलोगे। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? सिंपल, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन मोलैरिटी में ली है वो यहाँ पे आपकी नॉर्मेलिटी में आ जाएगी, इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, यानी कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे? कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्यूशन। तो यानी कि लैम्डा इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगा? ये कापा इंटू 1000 इंटू इक्विवेलेंट। इसको आप क्या कह रहे हो? नॉर्मेलिटी भी कह रहे हो, सी इक्विवेलेंट को। और ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? ये आपने सॉल्यूशन में किया होगा, अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे दूंगी अलग से। तो अब इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी एसआई यूनिट होगी साइमन मीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे जो हमने कंसंट्रेशन ली है वो इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन ली है, तो जो मोल इनवर्स है उसकी जगह आपका क्या आएगा? ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मुझे एक पॉइंट और बताना है, दैट इज सेल कांस्टेंट, जिसके ऊपर बहुत कॉमन पॉइंट है, जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर। ठीक है, अभी जब हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको हमने कंडक्टिविटी कहा था, कापा कहा था, वो किया था, तो मैंने आपको बताया था वो होता है रेसिप्रोकल रजिस्टिविटी का। और जब रजिस्टिविटी का फॉर्मूला किया था हमने, तब सॉरी रजिस्टिविटी की जब मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की थी तो यहाँ पे आ गया था 1/r L/A, सॉरी A नीचे था। ठीक है, रजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला पुट किया था, तो यहाँ पे जो L/A है, ये L/A आपका सेल कांस्टेंट है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज सेल कांस्टेंट, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ये मैं आपको पहले बता रही, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज L/A, लेंथ अपॉन एरिया। ठीक है, तो इसकी एसआई यूनिट भी क्या हो जाएगी सेल कांस्टेंट की? मीटर इनवर्स, क्योंकि ऊपर मीटर आएगा नीचे मीटर स्क्वायर आएगा, तो कट के क्या बचेगा? मीटर। तो यानी कि कापा, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं ये जो मैं अभी बता रही हूँ। कापा आपके पास आ गया 1/r
L/A। तो जो 1/R था ये भी हमने किया था, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या था, कंडक्टेंस, जिसको हमने G कहा था, और मल्टीप्लाइड बाय सेल कांस्टेंट। तो इसके अंदर से जो भी चीजें गिवन है वो इसमें वैल्यू पुट करके, जो चीज नहीं गिवन है उसकी वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट।